नमस्कार। आप सुन रहे हैं एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक व्यक्ति की जीवनी नहीं बल्कि भारत की आज़ादी के संघर्ष की धड़कन है। यह है पुस्तक सरफरोशी की तमन्ना, भगत सिंह का जीवन और मुकदमा। इस पुस्तक के लेखक हैं वरिष्ठ पत्रकार, चिंतक और मानवाधिकार कार्यकर्ता कुलदीप नैयर। 14 अगस्त 1924 को सियालकोट में जन्मे कुलदीप नैयर ने पत्रकारिता की शुरुआत उर्दू समाचार पत्र अंजाम से की। उन्होंने स्टेट्समैन के संपादक के रूप में कार्य किया, टाइम्स के संवाददाता रहे और अमेरिका में भारत के उच्चायुक्त के रूप में भी सेवाएं दीं। आपातकाल के दौरान उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया और जेल भी गए। पाकिस्तान और भारत के रिश्तों को बेहतर बनाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। ये पुस्तक भगत सिंह के जीवन, उनके विचारों, उनके क्रांतिकारी संघर्ष और उन पर चले ऐतिहासिक मुकदमे की गहराई से पड़ताल करती है। अब शुरू करते हैं नए संस्करण की भूमिका से। अध्याय: नए संस्करण की भूमिका। नरेशन स्क्रिप्ट। भगत सिंह पर अपनी पुस्तक का संशोधित संस्करण प्रस्तुत करने के पीछे दो कारण हैं। पहला यह है कि विशेष ट्रिब्यूनल में सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह पर चले मुकदमे की कार्यवाही से संबंधित अध्याय पिछले संस्करण में नहीं जा पाए थे, जबकि इसी ट्रिब्यूनल ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई थी। दूसरा यह कि मैं पुस्तक में कुछ और जानकारियां जोड़ना चाहता था। इस प्रक्रिया में मुझे पुस्तक के कुछ अंशों को फिर से लिखने और उन्हें उनके संदर्भ के अनुसार सही जगह पर बिठाने का भी अवसर मिल गया। मेरा ख्याल है कि यह नया संस्करण पाठकों को ज्यादा बांधने वाला और सम्यक प्रतीत होगा। उन पाठकों को भी जो कुछ वर्ष पहले प्रकाशित संस्करण को पढ़ चुके हैं। कुलदीप नैयर, आमुख, जहां भगत सिंह की फांसी की कोठरी हुआ करती थी, उसके ठीक सामने अब एक शानदार मस्जिद की मीनार दिखाई देती है। लेकिन उस जगह जहां भगत सिंह और उनके दो कॉमरेडों सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी, कोई मेहराब, शिलापट या तख्ती तक नहीं है। लाहौर सेंट्रल जेल, जहां 23 मार्च 1931 को इन तीन नौजवान क्रांतिकारियों को फांसी पर चढ़ाया गया था, अब एक खंडहर में तब्दील हो चुकी है। इन तीनों शहीदों की कोठरियां बहुत खस्ता हालत में हैं। फांसी का वह तख्त जिस पर चढ़कर उन्होंने मौत को हंसते हंसते गले लगाया था, अब सड़क के एक गोल चक्कर में तब्दील हो चुका है। इसके पास से गुजरती गाड़ियां उसी लापरवाही से आगे बढ़ती रहती हैं जैसे कि लाहौर की दूसरी सड़कों पर। शोर, धुएं और धूल भरा एक चौक। मस्जिद और जेल के खंडहरों के बीच वाली सड़क एक मानसिक अस्पताल की तरफ जाती है। ऐसा लगता है कि सरकार शहीदों का कोई नामो निशान बचा रहने देना नहीं चाहती है। विडंबना यह है कि जेल के आसपास जो नई कॉलोनी बसी है उसका नाम शादमाम रखा गया है, यानी खुशियों का घर। पाकिस्तान के एक दौरे के दौरान मैंने शादमाम के निवासियों से पूछा कि क्या उन्हें भगत सिंह के बारे में कुछ पता था। बहुत कम लोगों ने उनका नाम सुना था। कुछ को उनकी कैद और फांसी की हल्की सी जानकारी थी। हम यहाँ आए थे तो यहाँ सिर्फ पुलिस क्वार्टर थे जो कॉलोनी के बढ़ने के साथ गिरा दिए गए, टेक ने बताया। उनकी उम्र 50 से कुछ ज्यादा थी। लेकिन इस गोल चक्कर के बारे में एक किस्सा मशहूर है जो 1978 में प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दिए जाने के बाद काफी सुनने में आया था। यही वह जगह थी जहां पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के तत्कालीन सदस्य अहमद रजा कसूरी के पिता मोहम्मद अहमद खान की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कहा जाता था कि यह हत्या भुट्टो ने करवाई थी। गोली उस समय मारी गई जब कसूरी अपनी कार में गोल चक्कर को पार कर रहे थे। उनके पिता उनके पास बैठे हुए थे और बुरी तरह जख्मी हो गए थे। बाद में उन्होंने दम तोड़ दिया। बरसों पहले 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी जाने के बाद उनके शवों की शिनाख्त करने वालों में कसूरी के दादा भी शामिल थे। पुराने लोगों का मानना है कि कसूरी खानदान को इसका बदला इस तरह चुकाना पड़ा कि मोहम्मद अहमद खान उसी जगह पर मारे गए। 1980 के दशक में लाहौर में विश्व पंजाबी सम्मेलन आयोजित किया गया था। सभागृह की दीवार पर सिर्फ एक चित्र टंगा हुआ था, भगत सिंह का। मैंने आयोजकों से पूछा कि उन्होंने एक अन्य जाने माने पंजाबी स्वतंत्रता सेनानी मोहम्मद इकबाल, जो उर्दू के एक मशहूर शायर और एक दूरदृष्टा थे और जिन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान नामक एक मुल्क का सपना देखा था, की बजाय भगत सिंह का सम्मान करने का फैसला क्यों किया था। आयोजकों ने जवाब दिया, मुल्क की आज़ादी के लिए सिर्फ एक पंजाबी ने अपनी जान की कुर्बानी दी और वे थे भगत सिंह। पाकिस्तान के दौरे से लौटते ही मुझे दक्षिण भारत के शहरों की यात्रा करने का अवसर मिला। मैं दक्षिण के कई छोटे छोटे शहरों में भगत सिंह की मूर्तियां देखकर दंग रह गया। दिल्ली लौटकर मैंने भगत सिंह पर एक लेख लिखा। इसके कुछ ही दिन बाद मुझे हरजिंदर सिंह और सुखजिंदर सिंह का एक पत्र प्राप्त हुआ, जिन्हें पुणे में भूतपूर्व सेना प्रमुख जनरल A.S. वैद्य की हत्या करने के लिए फांसी की सजा सुनाई गई थी। उनके पत्र ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने मेरी निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए पूछा कि अगर मैं भगत सिंह को एक क्रांतिकारी बताकर
उनकी प्रशंसा कर रहा था, तो फिर उन दोनों को आतंकवादी ठहराकर उनकी निंदा क्यों कर रहा था? उन्होंने कहा कि उनके सामने भी एक ध्येय था। जिस तरह भगत सिंह ने एक ब्रिटिश पुलिस अधिकारी के हाथों शेरे पंजाब लाला लाजपत राय की मौत का बदला लिया था, उसी तरह उन दोनों ने भी 1984 में उनके पवित्र स्वर्ण मंदिर पर हमले की योजना बनाने के लिए जनरल वैद्य से बदला लिया था। ये सोचकर कि इसी तरह कई और आतंकवादी भी अपनी तुलना भगत सिंह से करने लगेंगे, मुझे भगत सिंह के जीवन और दर्शन का अध्ययन और जांच पड़ताल करना और एक आतंकवादी और एक क्रांतिकारी के फर्क को समझाना बहुत जरूरी लगा। एक क्रांतिकारी के लिए हत्या का क्या अर्थ था, भगत सिंह ने खुद अपने शब्दों में इसे समझाते हुए लिखा था। हम मानव जीवन को पूज्य मानते हैं। हम इंसानी जिंदगी को श्रद्धा की नजर से देखते हैं। हम किसी को चोट पहुंचाने की बजाय मानवता की सेवा में स्वयं अपना जीवन बलिदान करना पसंद करेंगे। भगत सिंह के मन में दूर दूर तक बदले की, प्रतिशोध की भावना नहीं थी। इन कार्रवाइयों, हत्याओं का सिर्फ इतना राजनीतिक महत्व है कि ये एक ऐसी मानसिकता और माहौल तैयार करेंगी जो निर्णायक संघर्ष के लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा कुछ नहीं। एक क्रांतिकारी किसी भी ऐसी सरकार या राजनीतिक व्यवस्था को पूरी तरह उखाड़ फेंकने में विश्वास करता था जो लोगों को आर्थिक समानता न प्रदान कर सके। वह आर्थिक शक्तिहीनता के खिलाफ नागरिकों के सशक्तिकरण और उन्हें व्यक्तिगत गरिमा प्रदान करने में विश्वास करता था। दूसरी तरफ एक आतंकवादी एक खास व्यक्ति के खिलाफ व्यक्तिगत बदले की भावना से प्रेरित होता है, जो शासकों के हाथ का एक मोहरा मात्र होता है। इस पुस्तक के लिए शोध करना एक भारी भरकम काम था। यह काम 7 वर्षों तक रुक रुक कर चलता रहा। भगत सिंह के जीवन और काल पर सामग्री जुटाने के लिए पाकिस्तान का अभिलेखागार सबसे श्रेष्ठ और समग्र स्रोत है, लेकिन भारतीयों को इसकी सेवाएं उपलब्ध नहीं है। नई दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच ऐसी कोई संधि नहीं है कि दोनों देशों के नागरिक एक दूसरे के अभिलेखागारों का लाभ उठा सकें। मैंने एक मित्र के माध्यम से पाकिस्तान सरकार से मदद मांगी तो एक थोथा बहाना पेश कर दिया गया। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात का डर था कि वे किसी सिख समस्या में न उलझ जाएं। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि सिख समस्या और 50 वर्ष पहले की फांसी की घटना का आपस में क्या संबंध हो सकता था, सिवाय इसके कि भगत सिंह एक सिख थे। लंदन की इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी में भगत सिंह पर करीब करीब कुछ भी नहीं था। यूं भी इस लाइब्रेरी ने अपनी किताबें, रिपोर्ट और दस्तावेज पूरे UK में भिन्न भिन्न लाइब्रेरियों में बांट दिए हैं। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और ग्रेट ब्रिटेन के अन्य भूतपूर्व उपनिवेश इन ऐतिहासिक धरोहरों पर अपना दावा न ठोंक सकें। उपमहाद्वीप के बंटवारे के बाद भारत और पाकिस्तान लाइब्रेरियों के बंटवारे को लेकर किसी समझौते पर नहीं पहुंच सके, इसलिए इंग्लैंड को इस पर पूरी तरह कब्जा जमाने का अवसर मिल गया। लंदन में क्रांतिकारियों की फांसी के खिलाफ प्रिवी काउंसिल में दाखिल की गई अपील पर कुछ जानकारी उपलब्ध है, लेकिन यह सामग्री हमारे अभिलेखागार में भी मौजूद है। मेरा ख्याल है कि कई महत्वपूर्ण फाइलें गायब या नष्ट कर दी गई हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि कुछ ऐसे टेलीग्राम और दस्तावेज कहीं न कहीं जरूर होंगे जिनसे यह पता चलता हो कि ब्रिटिश सरकार भगत सिंह और उनके दोनों कॉमरेडों को फांसी पर चढ़ाने पर तुली हुई थी, ताकि क्रांति की चिंगारियों को हमेशा के लिए बुझाया जा सके। भगत सिंह के मन में क्रांति का विचार फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकन स्वाधीनता के घोषणा पत्र और रूस की बोल्शेविक क्रांति से पैदा हुआ था। सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ाई, दलित वर्गों में जागरूकता पैदा करने के अभियान और दमन और गैर बराबरी के खिलाफ किसानों और मजदूरों का संघर्ष स्वतंत्रता संग्राम का अभिन्न अंग बन चुके थे। अपने शोध के दौरान मुझे पता चला कि भगत सिंह ने जेल में कुल मिलाकर 4 किताबें लिखी थीं। द हिस्ट्री ऑफ द रेवोल्यूशनरी मूवमेंट इन इंडिया, द आइडियल ऑफ सोशलिज्म, ऑटोबायोग्राफी और एट द डोर ऑफ डेथ। मैंने इनको ढूंढने की असफल कोशिश की। मुझे पता चला कि इन सभी पांडुलिपियों को भगत सिंह की फांसी से पहले चोरी छिपे जेल से बाहर पहुंचा दिया गया था और इन्हें क्रांतिकारियों ने बहुत संभाल कर रखा था। 1940 के दशक में इन पांडुलिपियों को कुमारी लाज्यवती को सौंप दिया गया, जो बाद में जालंधर के केंद्रीय महाविद्यालय की प्रिंसिपल बनी। लाज्यवती का निधन हो चुका है। कहा जाता है कि बंटवारे से ठीक पहले लाज्यवती ने इन्हें किसी के हाथ भारत भिजवाने की कोशिश की थी, लेकिन इस व्यक्ति ने, जिसका कुछ अता पता नहीं है, बाद में लाज्यवती को बताया कि अगस्त 1943 में भारत आने से पहले उसने दंगाइयों के डर से इन पांडुलिपियों को जला दिया था। इस कहानी पर विश्वास करना मुश्किल है। मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि किसी न किसी दिन ये पांडुलिपियां जरूर सामने आएंगी। किताब के लिए सामग्री जुटाने के दौरान मैंने सबसे पहले भगत सिंह के भाइयों को तलाश करने का काम किया। दुर्भाग्यवश इससे पहले कि मैं कुलबीर से मिल पाता, उनकी मृत्यु हो गई। छोटे भाई कुलतार उत्तर प्रदेश में सहारनपुर में रहते थे। उन्हें भगत सिंह के साथ अपनी आखिरी मुलाकात के लम्हे इस तरह याद थे मानो कल की ही बात हो।
मुझे पता चला कि भगत सिंह के परिवार के अन्य सदस्यों में भी राष्ट्रभक्ति की बहुत गहरी भावनाएं थीं। भगत सिंह का जन्म हुआ था तो उनके चाचा अजीत सिंह बर्मा में लाला लाजपत राय के साथ जेल की एक ही कोठरी में बंद थे। उनके दादा कांग्रेस पार्टी की खुलकर मदद करते रहते थे। दिसंबर 1992 में मैं सुखदेव के छोटे भाई मथुरा दास थापर को खोजने में सफल रहा। मैंने उसी महीने उन्हें एक पत्र लिखा। इसका जवाब मुझे मार्च 1993 में मिला। उनकी कहानी मन को छू लेने वाली थी। उन्होंने लिखा था कि उन्हें लायलपुर, आज का फैसलाबाद, छोड़ना पड़ा था क्योंकि सुखदेव का सगा भाई होने के कारण पंजाब पुलिस मुझे लगातार परेशान कर रही थी। 22 वर्षीय मथुरा दास अपने मन की खटास को नहीं छिपा पा रहे थे। उन्होंने लिखा था, मुझे यह कहने की गुस्ताखी करने दीजिए कि दूसरे राजनीतिक पीड़ितों जैसे कि डॉ किचलू के सपुत्र को 5,000 रुपए माहवार की मदद के साथ साथ मुफ्त में एक फ्लैट भी दिया गया है। जरा डॉ किचलू के सपुत्र के साथ हमारे परिवार की कुर्बानियों की तुलना कीजिए। उन्होंने प्रोसीडिंग्स बुक ऑफ द लाहौर कंस्पिरेसी केस की तरफ मेरा ध्यान दिलाया, जिसे वे पाकिस्तान से लाए थे और नई दिल्ली के राष्ट्रीय अभिलेखागार में जमा करवा चुके थे। मुकदमे की कार्रवाइयों के इस दस्तावेज के हाशियों में सुखदेव द्वारा की गई बहुत सी टिप्पणियां भी मौजूद हैं। उन्हें मुकदमे की कार्रवाई की प्रति पढ़ने को दी जाती थी। पाकिस्तान के पास उर्दू में मूल कार्रवाइयों का रिकॉर्ड है, जिसे मैं पढ़ चुका हूं। थापर का पत्र, जो इस पुस्तक में परिशिष्ट 8 के रूप में शामिल है, इस टिप्पणी के साथ खत्म होता है। उम्मीद है कि ऐतिहासिक महत्व की इस मास्टरपीस पुस्तक के लेखन में मैं आपके किसी काम आ सकूंगा। इससे पहले कि मैं उनसे मिल पाता, वे भी चल बसे। मुझे नहीं मालूम कि इस किताब के बारे में वे क्या सोचते। मेरा काम मास्टरपीस भले ही ना हो, लेकिन मैंने भगत सिंह को उसी रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की है जैसे कि वे जिए और मरे, और जीने और मरने के बीच जिस तरह से वे सोचते थे। मैंने मथुरा दास थापर और हंसराज वोहरा के बीच हुए पत्र व्यवहार को एक निजी संकलन में पढ़ा। हंसराज वोहरा लाहौर षड्यंत्र मुकदमे में सरकारी गवाह बन गए थे। यह पत्र व्यवहार, खासकर वोहरा का वह पत्र जिसमें उन्होंने मुखबिर बनने के कारण बताए थे, और थापर का जवाब इस पुस्तक के उपसंहार में शामिल है। कुलतार सिंह से मुझे यह भी पता चला कि उन दिनों के एक प्रमुख क्रांतिकारी भगवती चरण की पत्नी दुर्गा देवी अपने बेटे के साथ गाजियाबाद में रह रही थीं। हालांकि उनकी स्मृति बार बार धोखा दे जाती थी, फिर भी वे मुझे डिप्टी सुपरिंटेंडेंट जीपी सैंडर्स की हत्या के बाद भगत सिंह के लाहौर से भागने का रोमांचक किस्सा सुनाने में सफल रहीं। इस अभियान में खुद दुर्गा देवी ने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कुछ वर्ष पहले उनका भी निधन हो गया। भगत सिंह पर लिखी गई बहुत सी किताबों के साथ साथ उनके अपने लेखन से भी मुझे उनके जीवन और दर्शन के बारे में बताने में मदद मिली है। उनके मुख से निकले शब्द उनके पत्रों, बयानों और भाषणों से लिए गए हैं। मैंने तथ्यों के मामले में किसी तरह की स्वतंत्रता नहीं बरती है। उन दिनों के पुलिस दस्तावेजों से मुझे पता चला कि क्रांतिकारियों के दमन के लिए ब्रिटिश किस तरह के तरीके इस्तेमाल करते थे। हमारे अभिलेखागार में मौजूद कुछ गिनी चुनी गुप्त रिपोर्टों से भी मुझे कुछ मदद मिली। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा 6 खंडों में प्रकाशित और अमीय के सामंत द्वारा संकलित दस्तावेजों के संग्रह टेररिज्म इन बंगाल से मुझे बहुत सी जानकारियां मिली। इनमें से कुछ जानकारियों का मैंने इस पुस्तक में भी उपयोग किया है। महात्मा गांधी के बहुत से लेखनों से क्रांतिकारियों के बारे में उनके दृष्टिकोण का पता चलता है। वे उनके साहस के प्रशंसक थे, लेकिन उनके बमों और बंदूकों के नहीं। उन्हें उनकी प्रतिबद्धता पर कोई संदेह नहीं था, लेकिन उन्हें पूरा विश्वास था कि ताकत का इस्तेमाल करके भारत को ब्रिटिश हुकूमत के चंगुल से मुक्त नहीं करवाया जा सकता। गांधी जी और भगत सिंह दृष्टिकोण के मामले में एक दूसरे के विलोम थे और 2 विपरीत ध्रुव थे। भगत सिंह हिंसा में विश्वास करते थे और आज़ादी हासिल करने के लिए इसका प्रयोग करने से नहीं कतराते थे। दूसरी तरफ गांधी जी जिंदगी भर अहिंसा के रास्ते पर चलते रहे। उन्हें कोई भी दूसरा रास्ता मंजूर नहीं था। डॉ पट्टाभी सीतारमैया ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस में लिखा है कि गांधी और भगत सिंह एक समान लोकप्रिय थे, पहला सत्य के अपने प्रयोगों के लिए तो दूसरा अपने वीरतापूर्ण कारनामों के लिए। भगत सिंह के लिए यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं थी। जब वे पहली बार गांधी जी से मिले थे तो वे सिर्फ 21 वर्ष के थे, जबकि गांधी जी 59 के थे। मैंने उस जमाने के अखबारों को खंगाला है। मैंने कुछ ऐसे लोगों से भी बात की है जो भगत सिंह को जानते थे। ऐसे लोग अब ज्यादा नहीं बचे हैं। मेरे प्रमुख स्रोत मेरे मित्र वीरेंद्र थे, जो जलंधर से प्रकाशित होने वाले प्रताप के संपादक थे। 7 वर्ष पहले वे भी इस दुनिया से चले गए। भगत सिंह और उनके साथियों पर मुकदमा चल रहा था तो वीरेंद्र भी लाहौर की सेंट्रल जेल में थे। वे भी संदेह के घेरे में थे, लेकिन उनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया और कुछ समय बाद उन्हें छोड़ दिया गया। इस किताब को पूरा करने में बहुत से लोगों ने मेरी मदद की है।
इनमें मेरी छोटी पुत्रवधू कविता भी शामिल है, जिसने मुकदमे की कार्रवाई को लेकर बड़ी मेहनत से शोध कार्य किया। साथ ही आर रामचंद्रन, सुब्रमण्यम और गोपाल भी, जिन्होंने सामग्री को टाइप और रीटाइप किया और फिर इसे कंप्यूटर में भरा। मैं इन सभी का धन्यवाद करता हूँ। अगर आप इसका अगला भाग भी सुनना चाहते हैं तो मौर्य ऑडियो बुक एम्पायर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। भगत सिंह अमर रहे।